आप लोग सब व्हीटस्टोन ब्रिज कर लिए थे? व्हीटस्टोन ब्रिज का आप सब प्रूफ किए थे? व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रूफ पढ़े थे आप सब? सुनो, आपको एक बार फिर से बताता हूं करंट में क्या सब पढ़ना है। देखिए, मुझे तो पढ़ाना पड़ेगा मैक्सिमम चीजों को जो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप सब सुनो सुनो, जो नॉर्मल बच्चे हैं या जो कम कवर करना चाहते हैं वो करंट अब खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट। 2-4 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बचा हुआ है, इसके बाद खत्म करके और आज स्टार्ट करेंगे हम लोग इंस्ट्रूमेंट, है ना। तो ऑलमोस्ट डन है वो। आपको क्या सब पढ़ना है करंट में देख लो और टिक कर लो आप सब जो करना चाहते हो। करंट डेंसिटी, उसका फॉर्मूला, ठीक है। करंट डेंसिटी का डेफिनेशन याद रखेंगे, उसका फॉर्मूला आना चाहिए, यूनिट डायमेंशन आना चाहिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखना, है ना। एक करंट डेंसिटी, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सिर्फ फॉर्मूला, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। किरचॉफ लॉ, फर्स्ट भी और सेकंड भी, पूरा अच्छे से, ताकि इसमें से अगर आपसे कुछ भी पूछ दिया जाए तो आप लिख सको। ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा तो आप खुद से करोगे, है ना। इसके बाद ओम्स लॉ, ओम्स लॉ भी कर लीजिएगा। तो एक ओम्स लॉ याद रखना है। इतना चीज आप याद रखिएगा शॉर्ट में, और लॉन्ग में एक याद कर लेना आप व्हीटस्टोन ब्रिज। बस मैंने ओम्स लॉ का प्रूफ बताया था, वो भी 5 में आता है, लेकिन वो 5 मार्क्स के लिए आपको नहीं करना है, आप व्हीटस्टोन ब्रिज ही करके जाइएगा। ये 5 मार्क्स में सिर्फ एक कीजिएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। बस आपका करंट में इतना ही आएगा। आपको सेकेंड लेसन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ में भी बता दिए थे ना, वहां बता दिए थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ लेने के लिए, गॉस लॉ पढ़ लेने के लिए, और गॉस लॉ का प्रूफ। ये 3 चीज, गॉस लॉ का प्रूफ वहां भी आपको कितना में पूछा जाएगा? 5 मार्क्स में। इतना चीज कर लीजिएगा। ये आपका सेकेंड लेसन से था, है ना। सेकेंड लेसन से ये कर लीजिएगा आप, थर्ड लेसन से ये कर लीजिएगा। कम से कम इतना करके जाना है सबको। इतना भी करके आप जाओगे ना तो फिजिक्स में आपका 70+ स्कोर हो जाएगा, 70% से अबव स्कोर आ जाएगा। सुनिए, फर्स्ट लेसन से भी लिख लो, जो बहुत कम करना चाहते हैं। सुनो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी, 2 चीज ये याद करेंगे। कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, इजी है सर, आपको याद होगा। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इतना कर लीजिएगा। इसमें भी, इसमें 5 मार्क्स में क्या करना है? एक्सिस और इक्वेटोरियल था ना डायपोल का। हाँ, एक और चीज कर लेना आप, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट। इसके बाद एक्सियल और इक्वेटोरियल, इन दोनों का प्रूफ 5 मार्क्स में कर लीजिएगा। बस हो गया। हाँ, इसमें एक चीज और लिख लीजिए, तो सेकेंड वाला में एक चीज और इंक्लूड कर लेना आप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था ना, उसका कोई भी 2 प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कोई भी 2 प्रॉपर्टीज। बस हो गया। अब तक आपने जितना पढ़ा है कम से कम इतना तैयार कर लीजिएगा, मोर देन सफिशिएंट है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग अगला हेडिंग डालो, तो एक छोटा सा टॉपिक कवर करते हैं। आज हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव का बात करवाएंगे आपसे, तो उसको फटाफट कवर कर लेते हैं। जल्दी से लिखिए, लिख लो आप सब, आपके कॉपी में लिखा हुआ है, टिक कर लो। एटलीस्ट इतना पढ़ना है, हो गया। बाकी ज्यादा आप जितना पढ़ सके उतना अच्छा। चलिए तो हेडिंग डालिए। अगला आज हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, एक उसको फिनिश कर लेते हैं और फिर इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का बस ऑब्जेक्टिव जैसा क्वेश्चन आता है वो पूछा जाएगा, वो और एनर्जी पावर का भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन।
अब जितना भी करवाऊंगा ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए है ना। थोड़ा ऑब्जेक्टिव का वेटेज ज्यादा होता है ना, बहुत ज्यादा नंबर में ऑब्जेक्टिव आते हैं तो थोड़ा सा आपको फॉर्मूला ज्यादा देखना पड़ेगा। लिखे तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, हेडिंग डाल लीजिए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कितने कॉम्बिनेशन? इसके भी दो कॉम्बिनेशन, सीरीज और पैरेलल। कर पढ़े थे आप सीरीज में क्या सेम? करंट। अरे सीरीज में क्या सेम? सीरीज का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वो सभी रेसिस्टेंस से ज्यादा होता है। पैरेलल में क्या सेम? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। और वहां पर क्या होता है? रेसिस्टेंस का वैल्यू बाकी रेसिस्टेंस के तुलना में कम। याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव, मैंने कहा ना ज्यादा ऑब्जेक्टिव के लिए मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, सब्जेक्टिव पढ़ाना होता तो पॉइंट बहुत कम होते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्मूला आपको थोड़ा ज्यादा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि पूछता भी 70 है तो हर टाइप से ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है। एक एक लेसन से 5-5, 7-7 ऑब्जेक्टिव दे देता है जो बड़ा लेसन है उससे, तो इसलिए आपको उसमें अच्छे से करना पड़ेगा ना। 5-7 ऑब्जेक्टिव करने का मतलब ये है, पूछने का मतलब है कि आप उसके लिए 12 तैयार करोगे तब 5-7 ऑब्जेक्टिव बनेगा आपसे, ऐसे करना पड़ेगा तैयार। तो उसके लिए उतने उतने फॉर्मूला बन जाते हैं, ये थोड़ा सा होता है। चलिए सबसे पहले लिखिए सीरीज कॉम्बिनेशन। कुछ नहीं करना है, जितना मैं बताता हूं उसको बस दिमाग में रखिएगा, काफी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से भी आएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होता है सेल का देख लो। देखिए तो जैसे ये बैटरी का पॉजिटिव पोलैरिटी, फिर ये नेगेटिव पोलैरिटी, ऐसे है। फिर यहां पे बैटरी का पॉजिटिव पोलैरिटी, फिर यहां पे नेगेटिव पोलैरिटी। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर बैटरी का पॉजिटिव पोलैरिटी और बैटरी का ये, ऐसे बहुत सारे बैटरी को आप अटैच कर देंगे तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन आ जाएगा। और हर बैटरी में एक अंदर में रेसिस्टेंस होता है, बताए थे ना। अरे बैटरी के अंदर क्या होता है, तो मैंने इसको शो नहीं किया है, आपको ऐसे लिखा रहेगा इसका E1 R1, तो इससे आप समझ जाएंगे इसका EMF कितना E1 और इसका रेसिस्टेंस कितना। ऐसी दूसरे बैटरी के लिए लिखा रहेगा E2 R2, ऐसे कॉमा दिया रहेगा E2, R2, तो आप समझ जाएंगे कि इसका EMF E2 है और इंटरनल रेसिस्टेंस। ऐसी तीसरे के लिए लिख देंगे E3, क्या R3, ऐसे रहेगा। अच्छा कई बार ऐसा भी होता है, ऐसा भी बना रहेगा तो कंफ्यूज मत करना। कई बार फिगर ऐसा भी रहता है, एक बैटरी देके छोटा सा रेसिस्टेंस दिखा देगा, फिर एक बैटरी बना देगा, फिर उसके साथ छोटा सा रेसिस्टेंस, फिर ऐसे यहां पे एक आपका बना हुआ है बैटरी या सेल कह लो, ऐसे बना देगा। इसका मतलब यह हुआ कि अब ऐसे लिखा रहेगा E1 और इसको लिख देगा R1। तो दोनों तरीके से नोटेशन होता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऐसा लिखा रहा है इसका मतलब इसका EMF है E1, रेसिस्टेंस है R1, या तो फिगर ही बना के दे दिया। ऐसे लिखा रहेगा यहां पे E2, इसके रेसिस्टेंस को यहां R2 दिखा दिया। तो ये सब बैटरी के अंदर का रेसिस्टेंस है, इसलिए इसको कहते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। बैटरी के अंदर जो होती है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उसके कारण आता है। ऐसे यहां पर आपको तो पता है कोई भी इलेक्ट्रिक, कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फ्लो कर रहा है तो वहां कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा ही होगा। 100% आइडियल तो होगा नहीं कि जीरो रेसिस्टेंस है ही नहीं। आप कंडक्टर वायर भी लेते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है ना। यहां पर आप लिखेंगे E3 और यहां पर क्या R3। कोई भी आप काम करो तो कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस तो मिलता ही है। तो ऐसे भी बना रहेगा, दोनों एक ही चीज है। या तो आपको ऐसे फिगर बना के ये लिख देगा, या ऐसे बना रहेगा E1 R1 दिखा देगा। तो इसमें पूछेगा कि सीरीज में सब जुड़ा हुआ है, तो आप बताइए इसका टोटल इक्विवेलेंट क्या होगा। तो आपको बहुत आसानी से कुछ नहीं करना है, जितने भी पोटेंशियल दिए हुए हैं, जितना भी EMF दिया हुआ है, सबको आप जोड़ दीजिए। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, जो बच्चा इसमें गलती करता है, वैसे तो बिहार बोर्ड इतना घुमा के नहीं पूछेगा, लेकिन यहां पे इसका जो पॉजिटिव पोलैरिटी है वो किस साइड है, लेफ्ट साइड। इसका पॉजिटिव पोलैरिटी, इसका भी लेफ्ट, इसका भी पॉजिटिव पोलैरिटी लेफ्ट। और सारे क्या एक ही तरफ है, एक ही तरफ है, तो आप इसको बड़े आसानी से जोड़ सकते हैं। इसका टोटल EMF हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3। जितने भी आपको सेल दिए जाएंगे सबके EMF को जोड़ दीजिए। अगर आपसे पूछेगा रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट बताइए, तो रेसिस्टेंस का तो कल ही पढ़े थे, सब सीरीज में है तो कैसा सीधा जुड़ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, चलेगा कि नहीं, ऐसे जोड़ देंगे। लिख लीजिए, मैं इस पर थोड़ा घुमा के एक आध क्वेश्चन करवा देता हूं ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी इस तरीके से कनेक्टेड होंगे, है ना। सभी का करंट भी सेम होगा और आपका EMF कुछ इस तरीके से जोड़ दिया जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव में आपको काम आएगा। मैं इस पे क्वेश्चन करके आपको दिखा दूंगा, पहले आप इसको लिख लीजिए। ये थोड़ा सा स्पेशल कंडीशन है, आइडेंटिकल वाला।
इस पे ज्यादा फोकस किया जाता है, तो आइडेंटिकल वाला याद रखिएगा। अगर आपको सारे आइडेंटिकल एक जैसे दे दिए तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा Ne, और R का इक्विवेलेंट तो कल पढ़े ही थे, Nr। तो ध्यान रखिएगा। ऐसे फिगर रहे या ऐसे रहे, समझ जाइएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में दिखा रहा है। बहुत ही सिंपल होता है, सभी के ईएमएफ को जोड़ दिया जाता है, सभी रेसिस्टेंस को जोड़ देते हैं। आइडेंटिकल रहेगा तो Ni हो जाएगा और रेसिस्टेंस Nr हो जाएगा। सॉरी, ये स्मॉल r लिए थे ना, स्मॉल। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें सबका पॉजिटिव पोलैरिटी क्या है, लेफ्ट में ना, इसलिए जुड़ा है। कंफ्यूजन के लिए क्या करेगा पता है, 3-4 लेफ्ट में दे देगा, 1-2 राइट में दे देगा। तो ऐसा अगर कभी दे दे तो इसका मतलब होता है कि उसने अपोजिट कर दिया है, तो प्लस के जगह क्या इस्तेमाल होगा, माइनस। बस इतना सेंस से याद रखना है। तो थोड़ा फिगर ध्यान से देखिएगा, और कुछ खास बात नहीं है। 2 क्वेश्चन इस पे लिख लिए, देखिए आप खुद से कर लो, 1-2 एग्जांपल करवा देता हूं, बहुत इजी है। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दिया गया, देखिए तो एक सेल है इंटरनल रेसिस्टेंस, दूसरा सेल इंटरनल रेसिस्टेंस, तीसरा सेल इंटरनल रेसिस्टेंस, ऐसे दे दिया। यह आपको दिया 10 वोल्ट 2 ओम, 20 वोल्ट 3 ओम, और 30 वोल्ट चलो, और ये 4 ओम। आपसे पूछा बताइए इक्विवेलेंट कितना होगा इसका ईएमएफ, और बताइए इसका इंटरनल रेसिस्टेंस कितना होगा। एक बात तो है कि सीरीज में ही है, सब एक लाइन में ही है ना, सीरीज का वैसे भी कॉमन सेंस, सब एक लाइन में जुड़ा रहता है। पैरेलल होता है तो पैरेलल लाइन कैसे बनाते हैं, एक लाइन ऊपर है, उसके नीचे बहुत सारे लाइन है, तो ये तो है सीरीज में। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम कर दिया, क्या पता आपको, देखो इसका पॉजिटिव पोलैरिटी लेफ्ट में, इसका भी पॉजिटिव लेफ्ट में, लेकिन यहां पर दोनों पोलैरिटी के कंपैरिजन करो तो इसका पॉजिटिव, इसका मतलब जो दोनों लेफ्ट में है उसको प्लस लेंगे, मतलब किसी एक साइड वाले को प्लस लेंगे और दूसरे साइड वाले को, तो अगर आप इन दोनों को प्लस में लेंगे तो क्या लिखेंगे, 10 + 20, लेकिन क्या इसका अपोजिट है, तो यहां प्लस या माइनस, -30। तो नेट कितना, ये 0 वोल्ट की बैटरी जैसा काम करेगा, इसे कोई करंट सप्लाई नहीं मिलेगा आपको। ऐसे ही R इक्विवेलेंट निकालेंगे, तब R इक्विवेलेंट में साइन से कोई मतलब, इसको भी 0 मत कर देना, ये सब जुड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये हो जाएगा 2 + 3 + 4 कितना, ऐसे। ऐसा वाला गलती नहीं होगा ना, कर लोगे ना। एक और लिख लीजिए, देखिए ऐसे दिया 2 ओम 1 ओम 20 वोल्ट 8 वोल्ट। आपसे पूछा इसका इक्विवेलेंट बताइए, R इक्विवेलेंट बताइए। अब देखिए इसमें क्या है, इसका पॉजिटिव वाला लेफ्ट साइड में है और इसका पॉजिटिव वाला राइट साइड में है, तो दोनों को जोड़ेंगे नहीं, दोनों का साइन आएगा, एक प्लस में और एक माइनस में। क्या लिख देंगे, बड़े वाले वैल्यू में से छोटे को घटा लो, जो बड़ा है उसको पॉजिटिव लिया कीजिए, जो छोटा है उसको नेगेटिव ले लीजिए। कितना हो जाएगा, 20 - 8 कितना वोल्ट। और R इक्विवेलेंट में कोई दिक्कत नहीं, वो जुड़ेगा ही, 2 + 1 कितना हो, कर लेंगे, बस खत्म। लिख लीजिए फटाफट। अगला लिखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेल का हम अब पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। लिख लिए थे ना सब लोग, लिख लो, खुद से ही कर लोगे, इसमें कोई खास बात हो रही है। थोड़ा सा बस यही ध्यान देना है कि ये वाला पोलैरिटी देख लेना है ठीक से,
जो सेम जैसा रहेगा उसको जोड़ेंगे, उसके अपोजिट वाला जो रहेगा उसको घटा देंगे, है ना। अगर ये एक और अपोजिट रहता तो एक और घटाते, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट लिखिए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। बैटरी का पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब के तुलना में। उसमें एक ही क्वेश्चन बार बार पूछता है, अभी आप सब याद ही करोगे मेरे साथ। यहां पर एक सेल है, उसमें एक रेसिस्टेंस मान लीजिए, फिर एक सेल आपके पास और है, उसमें एक और रेसिस्टेंस मान लीजिए, ऐसे रहेगा। बहुत सारा ऐसा लगाया जा सकता है, मैं दो ही एग्जांपल ले रहा हूं। इसका E1, इसका रेसिस्टेंस R1, इसका E2 और रेसिस्टेंस कितना। आपसे पूछेगा बताइए इसका इक्विवेलेंट। इसका बड़ा उटपटांग सा आंसर है, इतना आसानी से आपको याद नहीं होगा, लेकिन याद करना पड़ेगा। लिखिए ई इक्विवेलेंट, अभी याद करना सभी। ये क्या लिखा है E1 और ये क्या है, तो इसका फॉर्मूला होता है E1/R1। लास्ट टू लास्ट टाइम सीबीएसई का ये पैराग्राफ में आया था, जिसमें 3 क्वेश्चन पूछा गया था। पैराग्राफ लिख के और इसी के आंसर पे 3 क्वेश्चन बने थे। कंपटीशन में भी यहां से क्वेश्चन आता है। इसे आपको समझ में आ गया हो कि इसको थोड़ा अच्छा कंसेप्ट माना जाता है। तो बिहार बोर्ड बहुत ज्यादा तो नहीं पूछेगा, लेकिन उससे एक क्वेश्चन बार बार पूछता है, मैं डायरेक्ट वही आपको बता दूंगा। E1/R1, फिर लिखना है प्लस। देखो यहां भी देखना है, दोनों का पॉजिटिव पोलैरिटी सेम ही साइड है, इसलिए प्लस लिए हैं। अपोजिट होता तो माइनस लेते। E2/R2, और होता तो और लिखते जाते। जितना बैटरी है सबका लिख के फिर ब्रैकेट बंद, और लास्ट में आपको निकाल देना है R इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई। अब यहां पर R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल। तो पैरेलल के लिए कल ही पढ़े थे ना, R इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, 1/R1 + 1/R2। ऐसे जितना होगा सबको लिख देंगे, कर दीजिए। तो पैरेलल का थोड़ा सा टिपिकल जैसा है फॉर्मूला, याद रखिएगा। E1/R1 + E2/R2 में ऐसे याद रखता हूं, इंटू R इक्विवेलेंट। और R इक्विवेलेंट अलग से निकाल लेंगे, ये अलग से आपको निकालना है, और ये निकाल के फिर इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। यहां पर भी हो सकता है N आइडेंटिकल। इसका आइडेंटिकल बड़ा काम का है, इसका आइडेंटिकल अच्छे से याद रखिएगा। सारे अगर आइडेंटिकल होंगे तो पता है आपको E इक्विवेलेंट कितना आएगा। सारे आइडेंटिकल सेल जब जोड़े जाते हैं पैरेलल में, तो आपको पता है इक्विवेलेंट कितना आता है। कोई कहोगे तो करके दिखाऊंगा, या आप घर पे खुद से इस फॉर्मूला में करके देखना, बड़े मजे की बात है। इसका जब आप निकालेंगे ना आइडेंटिकल, तो जैसे वो Ne आया था वैसे ये आता है सिर्फ E। जितना EMF एक बैटरी का होगा ना, वही इसका आंसर बन जाता है। यही इसका खास बात है। सेल जब आइडेंटिकल होते हैं बहुत सारे पैरेलल में, तो उसका जो EMF होता है ना नेट, वो किसके बराबर होता है, एक बैटरी के EMF के। यहां पे ना N से मल्टीप्लाई होता है ना डिवाइड होता है, ये ध्यान जरूर रखना। मेरा ये फोकस था आपको करवाना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, क्योंकि बच्चा क्या सोचता है कि वहां पर N ही था, तो यहां पर जो हमारा है वो E/N हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता। बैटरी में जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं सारे आइडेंटिकल सेल का, तो उसका इक्विवेलेंट एक सेल के बराबर आ जाता है। लेकिन जब आप इसका R इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो कल जो आया था वही आएगा, क्या, R/N। सिर्फ EMF में ऐसा होता है। बहुत सारे सेल को अगर पैरेलल में आप जोड़ते हैं और सारा सेल आइडेंटिकल है, तो उसका EMF किसके बराबर, एक के बराबर। ये ध्यान रखना है आपको। कहोगे तो मैं प्रूफ कर दूंगा, दिखाऊं करके, देखो। नहीं मतलब सॉल्व करके नहीं, ओरली करके देखोगे। सुनो, ओए मान लीजिए ये E है, क्या है, E/R। दूसरा भी E/R, मान लो 3 है, वो भी E/R। देखो अगर मैं कहूं कि ऐसा 50 बार है, तब भी क्या होगा, E/R + E/R। चलो 2 को लेके ही देखते हैं। तो ये हो गया आपका इसका सब इंटू R इक्विवेलेंट। पैरेलल में R इक्विवेलेंट क्या होता है, अभी आपने पढ़ा, R/, जोड़ के देखो, देखो वही आंसर आ जाएगा। देखना कैसे, E/R + E/R कितना, 2E/R। 2 ही बार लिया ना, और यहां R/N आप 2 ही बार लिया है, तो R/N की जगह क्या आएगा, R/2। R ने R को और 2 ने 2 को, 2 सेल को आपने जोड़ा, लेकिन आंसर कितना आया, एक सेल के EMF के बराबर। 3 बार यहां जोड़ते तो यहां भी तो होता R/3, फिर 3 कट जाता। 10 बार जोड़ते तो यहां 10E/R होता, तो यहां R/10, 10 कट जाता। किसके बराबर आता है, फिर से सब लोग याद कर लो इस बात को, बाद में पूछेगा तो मुझे मत कहना। N आइडेंटिकल सेल को कॉम्बिनेशन किया जाएगा पैरेलल में,
चाहे कितना भी सेल हो तो उसका ईएमएफ एक सेल के बराबर ही मिलेगा। अगर ऐसा पूछा जाए तो सिर्फ एक सेल के ईएमएफ के बराबर टिक करके आना है, चाहे एन आइडेंटिकल को जोड़ा गया हो पैरेलल में। लेकिन इक्विवेलेंट निकालना हो तो वही कल वाला R/N। तो इसीलिए ये इतना खास है, ये फॉर्मूला से ही निकलता है, बट ये रिजल्ट याद रखना बहुत जरूरी है। काफी बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव में, लिख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई वाले को तो कंफर्म ही पूछता है, क्योंकि उनको पता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। ऑप्शन में दिया रहता है NE/N, तो ये सब मिस्टेक करने का चांस रहता है। लेकिन एक E के बराबर होता है, सिर्फ एक सेल का जितना ईएमएफ है वही इक्विवेलेंट हो जाएगा अगर आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका भी लिख लिए, लिख लीजिए फटाफट। चलो एक करो, देखिए तो एक सेल 10 वोल्ट का 2 ओम रेसिस्टेंस, या 2 छोड़ो 3 ले लीजिए। दूसरा सेल, करो करो, बातचीत नहीं करो, बात करने के लिए आपके पास अब टाइम ही टाइम है। एग्जाम खत्म हो जाएगा फिर क्या करना है, जीवन भर बात ही करना है। 20 वोल्ट 6 ओम, करो। निकाल लीजिए ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट। और कभी ऐसा क्वेश्चन रहे तो इस तरीके से आप करना सॉल्व। लगाइए E1/R1 प्लस E2/R2 इंटू आर इक्विवेलेंट, कर दीजिए सॉल्व। सबसे पहले आप आर इक्विवेलेंट निकालो। जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना ना, तो पहले आर इक्विवेलेंट ही निकालना, इसका जरूरत भी पड़ता है ना हमें, तो इसको निकाल के रखिए। पहले ये निकाल लीजिए। 2 के लिए तो मैंने ट्रिक ही बताया था, उससे भी लग जाएगा, बाकी आप जैसे मर्जी निकालो। 2 ही तो है, क्या करेंगे, 6 इंटू 3 18, 6 प्लस 3 9, कितना, आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिए पहले। अब ई इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, अभी सीखे थे, E1/R1, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दिमाग में करो। E1/R1 यानी 10/3 प्लस E2/R2 फिर से 20/6, एक्चुअली मन ही में मैंने कैलकुलेट कर लिया था और इसलिए एक स्टेप आगे बढ़ गए, इनटू आर इक्विवेलेंट कितना 2। अच्छा बताओ क्या ये भी हो जाएगा 10/3, तो ये कितना हो गया 10/3 प्लस 10/3 यानी 2 टाइम्स 10/3 इंटू कितना, आंसर कितना आ गया 40/3। यही है सबका क्या, इतना वोल्ट। अच्छा अगर इस बैटरी को उल्टा लगाए रहते तो इस प्लस की जगह क्या लेते, माइनस। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन, फॉर्मूला में तो बैठा लोगे या और दो। 40/3 वोल्ट हो गया इसका वोल्टेज और आर इक्विवेलेंट हो गया 2 ओम। तो ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ही आएंगे, आपको कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, आपसे हो ही जाएगा, है ना। कर लोगे, बस छोड़ो हटाओ, नेक्स्ट बढ़े, मिटाओ। अगला आप सब हेडिंग डालो, एनर्जी एंड पावर। एनर्जी और पावर का फॉर्मूला भी बहुत पूछता है, एनर्जी एंड पावर या इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर, जो मर्जी लिख लीजिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर। कोई भी इंस्ट्रूमेंट कितना इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है वही उसका कहलाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जिस रेट से कंज्यूम करता है वही कहलाता है उसका इलेक्ट्रिक पावर, है ना। तो आप समझो, लिख लीजिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। अच्छा मुझे बताओ तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कोई पूछा जाए, आप सब जानते हो, आप ही को बताना है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अरे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब चार्ज का एनर्जी। चार्ज का एनर्जी मतलब देखो देखो, मान लीजिए एक रेसिस्टेंस है, उसको एक बैटरी से आपने जोड़ा V वोल्ट के बैटरी से,
तो इससे जो आपके पास करंट जाएगा, मतलब जो चार्ज निकल के जाएगा, वो कितना एनर्जी लेके जाएगा? U बराबर, कुछ याद है? Q इंटू V। यस और नो? अरे पढ़े तो तब पहला चैप्टर में। V वोल्ट के बैटरी से कोई चार्ज निकल के जा रहा है, कितना एनर्जी लेके जाएगा? Q भी। और यही एनर्जी लेके जाता है वो रेसिस्टेंस के पास, और रेसिस्टेंस के जगह पे आपका जो भी डिवाइस लगा होता है, बल्ब लगा है, फैन लगा है, उसको वो एनर्जी देता है और वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। जैसे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके गया तो बल्ब उसको लाइट एनर्जी बना देगा। फैन अगर यहां लगा है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो एनर्जी कन्वर्जन होती है सिर्फ। लेकिन एक बैटरी से कितना एनर्जी मिलता है? U बराबर Q इंटू। अच्छा, क्या आप सब जानते हैं Q बराबर IT? क्योंकि इसको करंट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो इसको करंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बताओ कोई बच्चा, सुनो ध्यान से समझो। Q के जगह मैं IT रख दूं तो बोलिए फॉर्मूला नया क्या बन जाएगा? VIT। सुना होगा, ये तो मैंने बताया था आपको पिछला लेसन में। क्या ऐसा ये वाला फॉर्मूला आपने 10th में नहीं पढ़ा था? 10th में ही पढ़ा था और अभी भी आपको बताया था। Q के जगह IT रखोगे तो क्या बन जाएगा? VIT। एनर्जी है तो इसका यूनिट, एनर्जी का यूनिट जूल, ये भी आपका जूल ही होगा। और सुनो, क्या आप ये लिख सकते हो V इक्वल टू I इंटू आर? अरे V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू, फिर से कन्वर्जन सुनना, V के जगह मैं रखूंगा I इंटू आर और I इंटू टी तो है ही पहले से, क्या बन गया बोलिए? I स्क्वायर आर इंटू, क्या ये भी सुना था पहले? वही तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी था। देखो कन्वर्जन कैसे हो रहा है। अगला सुनो, अगला सुनो, क्या I को मैं लिख सकता हूं V अपॉन आर? यहां से देख के बताओ। तो अगर मैं इस I के जगह V अपॉन आर रखूं तो बन जाएगा V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर टी। ये आर से आर कैंसिल, बोलिए V स्क्वायर बाई आर इंटू, और सब का यूनिट किस में चलेगा? खत्म। तो आपके एनर्जी का सारा फॉर्मूला एक साथ लिख रहा हूं, देखना। Q इंटू V, ऑप्शन में कोई भी एक दे देता है और हर बार एक क्वेश्चन पूछता है। Q इंटू V या फिर VIT या फिर I स्क्वायर आर टी या फिर V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। अब वोल्टेज दिया रहेगा तो ये लगाएंगे। बच्चा सोच रहा होगा इतना सारा फॉर्मूला क्या करेंगे, कोई एक दे दीजिए। ऐसी बात, अगर वोल्टेज दिया रहे तो यही काम करेगा सिर्फ। करंट दिया रहे तो इससे निकलेगा, करंट और वोल्टेज दिया रहे तो फिर इससे निकलेगा। इसको करंट और रेसिस्टेंस चाहिए, इसको वोल्टेज और रेसिस्टेंस चाहिए, इसको करंट और वोल्टेज चाहिए, और अगर आपको चार्ज और वोल्टेज दे दिया तो इससे निकलेगा। इसलिए आपको सारा याद रखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला ये सारा होता है, जिसको हम मेजर करते हैं किस में? जूल में। लेकिन ये सब स्टार्ट कहां से हुआ है? एक बैटरी ने कितना एनर्जी दिया? Q भी। यस और नो? और वहीं से कहानी शुरू हुआ और यहां तक आ गया। लिख लीजिए। ये भी आपको इसमें से कोई भी एक देके पूछता है कौन सा सही है, जाके देखना। अगर आप कभी क्वेश्चन बैंक उठा के देखते हो तो ऑब्जेक्टिव में हर साल पूछता है कम से कम एक, कोई ना कोई देके पूछेगा कौन सा करेक्ट है बताइए। किसी में I स्क्वायर बाई टी लिख देता है, किसी में V स्क्वायर इंटू आर टी लिख देता है। तो आपको उसमें से पहचानना है कौन सा करेक्ट है। आसान आसान ही है, लेकिन आपको एक बार आपसे गो थ्रू हो जाएगा ना तो आपके दिमाग में रहेगा, इसलिए मैं सबको थोड़ा टच कर देता हूं। आपने एक चीज गौर किया है, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस बहुत देर तक आप चलाते रहोगे तो वो गर्म हो जाता है, जानते हो? उसे कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्यों गर्म होता है? करंट के सप्लाई के कारण ना। उसे कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ। किसी भी डिवाइस का, किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का इलेक्ट्रिसिटी के कारण गर्म हो जाना काफी लंबे टाइम बाद, वही होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्यों होता है? जब करंट फ्लो करती है तो कौन चलता है? समझो, ये सब कभी पूछे तो अपने दिमाग में होना चाहिए, कम से कम साइंस पढ़े तो इतना पता होना चाहिए। कौन चलता है? अच्छा, इलेक्ट्रॉन आसानी से चलता है या वो बार बार कॉलिजन करता है? और कॉलिजन से एनर्जी बढ़ती है कि घटती है? तो जितनी बार वो कॉलिजन करता है अपना एनर्जी लॉस करता है। कॉलिजन से कौन सा एनर्जी लॉस होगा? इलेक्ट्रॉन चल रहा था तो कौन सा एनर्जी? काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी लॉस करके और वही बना लेता है कौन सा? हीट एनर्जी। इसलिए आपका डिवाइस टाइम के साथ गर्म होता चला जाता है। मतलब जैसे मैं बोलता हूं ना कि इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर चल रहा है, अब देख तो हम थोड़ी रहे हैं,
लेकिन अगर आप थोड़ा सा साइंस लगा के सोचोगे तो आपको समझ में आए कि हाँ, जिसने भी एक्सप्लेन किया इस चीज को उन्होंने सही सोचा है। एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है, उसमें काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन बेचारा इलेक्ट्रॉन के भीड़ भाड़ में वो जब चल रहा है तो बहुत सारे एटम से कोलाइड कर जाता है, आपस में भी उसकी कॉलिजन हो जाती है। ये सब कॉलिजन होने के कारण उसका काइनेटिक एनर्जी लूज होता है, और वो लूज होने के बाद बन जाता है कौन सा एनर्जी? हीट एनर्जी। ये कारण है हीट प्रोड्यूस होने का, और ये हीट प्रोड्यूस होने का जो फेनोमेनन है उसको कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। चलिए नेक्स्ट लिखिए। तो इसी में आपको लिखना है पावर। पावर क्या होता है? रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, यस और नो? या फिर कोई भी आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिस रेट से हीट डिसिपेट कर रहा है उसी को कहते हैं पावर। तो बताइए पावर का, अच्छा इसका यूनिट समझ गया ना? जूल। जूल का डायमेंशन बताए थे, याद है? अरे जूल का डायमेंशन ml² T-2। अच्छा एक चीज बताओगे आप, घर में हम लोग बोलते हैं ना कि 10 यूनिट खपत हुआ, 50 यूनिट खपत हुआ, 100 यूनिट खपत हुआ, तो जानते होंगे आप सब शायद एक यूनिट का क्या मतलब है? जानते हैं? 1 किलोवाट आवर। जानते हैं सभी? अरे एक यूनिट घर में जो खपत होता है उसको क्या कहते हैं? 1 किलोवाट। 1 किलो का मतलब क्या? किलो मीन्स 1000, यही ना? वाट का मतलब जूल अपॉन सेकेंड, और आवर का मतलब कितना सेकेंड? 3600 सेकेंड। सेकेंड ने सेकेंड को बताइए एक यूनिट में आप कितना एनर्जी कंज्यूम कर देते हैं भारत सरकार का? 36 इंटू 10⁵ अच्छा एक और बात, ये जो यूनिट है वो पावर है या एनर्जी है? घर में जो हम यूनिट खपत करते हैं वो पावर है या एनर्जी है? एनर्जी है, क्योंकि इसका लास्ट में क्या बचा? यूनिट। सेकेंड कैंसिल हो जाता है। पूछा गया था कि जब इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो हम पे करते हैं वो एनर्जी का करते हैं या पावर का? एनर्जी का। कितना एनर्जी का? 36 इंटू 10⁵ जूल अगर आप खपत करते हैं तो आप एक यूनिट का बिल पे करते हैं, है ना? लिख लीजिए। तो एक यूनिट ऐसे लिखा जाता है, कई बार ऐसा भी लिखा रहता है आपके बिहार बोर्ड में 3.6 इंटू 10⁵, तो आप समझ जाना ऑप्शन दोनों सेम ही है। अच्छा हमारे घरों में जो कनेक्शन होती है, हाउस होल्ड कनेक्शन, कोई बच्चा मुझे बताएगा? हाउस होल्ड जो कनेक्शन है, जो घर में मेरा कनेक्शन किया हुआ है आपके, वो सीरीज में किया हुआ है? जैसे बल्ब लगा है, फैन लगा है, ये सब जो आपने कनेक्शन किया है घरों में, वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है या पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। पता है आपको? हाउस होल्ड कनेक्शन ये होती है, लिख लीजिएगा नीचे, जिसको नहीं पता है वो। हाउस होल्ड कनेक्शन हम किस में यूज करते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। दिमाग रखिएगा। क्यों ऐसा पता है आपको? कारण पता है? अगर आप घर में सीरीज में जोड़ दोगे तो जानते हो क्या होगा? मान लीजिए कभी गलती से आपका ये वाला कनेक्शन कट हो गया, जैसे मान लीजिए कि ये वाला कनेक्शन यहां से सिर्फ बल्ब का कनेक्शन कट हो गया, ठीक है? तो क्या होगा पता है? इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई बंद हो जाएगा, क्योंकि सर्किट क्लोज ही नहीं हुआ, और बंद हो जाएगा तो फैन चलना भी। क्या कोई ऐसा चाहेगा? पैरेलल में क्या फायदा होता है? एक अगर उड़ भी गया तो कोई टेंशन, ये चलेगा। तो आप बताओ हाउस होल्ड कनेक्शन कैसा होना चाहिए? पैरेलल। लिख लीजिएगा, हाउस होल्ड कनेक्शन कैसे यूज करते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। दिखा दीजिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सब लिख दिया हूं थोड़ा थोड़ा कि ऑब्जेक्टिव में सब पूछ दे तो आप गलती ना करो, बाकी तो आपको पता ही होगा। चलिए अगला लिखिए, पावर। अबे इसे बनाना नहीं है, गधो, बुढ़ा हो गया अभी तक बना रहा है। ये बना रहा है फोटो, बस ऐसे ही एक बार मैं टच कर रहा हूं कि जिसने नहीं सुना है सुन लेगा कम से कम। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो बना देना। तो ये फोटो बनाने लगा बल्ब का, पंखा का। तुम्हारे घर के लिए लालटेन ही ठीक है, तुम्हारा सीरीज पैरेलल से कोई मतलब। हाँ आगे बढ़े। अगरबत्ती, समझ गया तुम कितना पढ़ने वाला है। नेक्स्ट लिखिए, पावर, इलेक्ट्रिकल पावर। अच्छा सुनो, पावर क्या होता है? रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। अरे रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेट बाय इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल। तो क्या होगा पावर का फॉर्मूला बताओ? एनर्जी अपॉन टाइम। बताइए जितना एनर्जी का फॉर्मूला था किससे डिवाइड कर दो सबको? पहला फॉर्मूला क्या था? तो क्यू भी बाई
दूसरा फॉर्मूला क्या था? VIT अपॉन, तीसरा फॉर्मूला क्या था? अब मुंह मत देखो, लिखते जाओ। अब इसमें क्या करोगे, मैं भी डिवाइड कर रहा हूं, तुम भी डिवाइड करो, सारा टी कैंसिल होता चला जाएगा। तो आपका जो पावर है उसका फॉर्मूला बच जाएगा, ये तो QV/T ही रहेगा, बाकी हो जाएगा V इंटू आई, और ये हो जाएगा I²R, और ये हो जाएगा V²/R। इसका अगर आपसे कोई यूनिट पूछेगा तो यूनिट हो जाएगा जूल अपॉन सेकेंड, उसी को कहेंगे हम वाट। डायमेंशन अगर पूछ दे तो आपको शर्माने की जरूरत नहीं है, ml² T-2 जूल का लिख के सेकेंड का T लिख देना, तो ये बन जाएगा ml² T-3। ठीक है। एक हॉर्स पावर में कितना वाट? बोलो घोड़ो। 746 ना। बहुत इजी है। अरे कुछ टफ तो नहीं लगा? लिख लिए? आगे बढ़ूं? जल्दी करो। इस पावर वाले पे जो एक छोटा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वो बना के बस चैप्टर फिनिश। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट बहुत इजी है, आपको पढ़ना है गैल्वेनोमीटर, याद है, अमीटर, वोल्टमीटर, फिर एक बचेगा मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर हो गया। ये तीन जो बताए हुए स्टार्टिंग का, गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्टमीटर, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, और मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर से लॉन्ग टर्म क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी 2 मार्क्स में या 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, तो उसको एक्सप्लेन कर लेंगे, हो गया। बढ़ जाए आगे, चलिए सुनो तो, ध्यान सुनो, बहुत छोटा चीज बता रहा हूं, ध्यान सुना। आप लोग जब कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस खरीदते हो ना, सब सुनो ध्यान से, आप लोग जब कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस खरीदते हैं ना, छोड़ो मां की डिवाइस को, बल्ब का ही बात कर लेते हैं। आप देखे हो क्या, बल्ब पे, कभी आप बल्ब खरीद के लाएंगे ना, तो बल्ब पे ऐसा कुछ लिखा रहता है, देखो तो, 100 वाट, 220 वोल्ट, किसी पे लिखा रहेगा 20 वाट, 220 वोल्ट, इसे देखो कभी? सुनो सुनो सुनो, जो इस पर पहले से लिखा रहता है ना, उसको कहते हैं रेटेड। जो वाट में लिखा रहता है उसको क्या कहते हैं? रेटेड पावर। रेटेड मतलब लिखा हुआ, उस पे अंकित किया हुआ पहले से। और जो वोल्टेज लिखा होता है उसको क्या कहते हैं? रेटेड वोल्टेज। ये क्यों लिख के देता है? वो इसलिए आपको लिख के देता है ताकि आपको पता होना चाहिए कि इसको हम कितना वोल्टेज पर इस्तेमाल करेंगे। हम तो देखते ही नहीं, लगा देते हैं, भारत सरकार जो वोल्टेज दे दे, इसीलिए कभी कभी वोल्टेज बढ़ता है तो उड़ जाता है, लेकिन वो इसीलिए दिया जाता है ताकि आपको पता होना चाहिए कि कितना वोल्टेज पे इसको इस्तेमाल। अब सुनो मेरी बात, ध्यान सुनो, दो छोटा छोटा चीजें आप तो याद रखोगे। अब मेरी बात सुनना, जितना मैं कहता हूं ना ध्यान सुनिएगा। अगर रेटेड वोल्टेज जितना है, सब ध्यान सुनना, लिखा हुआ है कितना वोल्ट, रेटेड वोल्टेज हो गया 220 वोल्ट, और आपने जो उसको दिया, आपने जिस इलेक्ट्रिसिटी डिवाइस से उसको कनेक्ट की, अगर रेटेड वोल्टेज और तुम्हारे द्वारा सप्लाई किया गया वोल्टेज दोनों सेम है, अगर आपका क्या सेम है, रेटेड वोल्टेज किसके बराबर है? सप्लाइड के। रेटेड वोल्टेज सप्लाइड वोल्टेज के, तो क्या होगा? तो क्या होगा पता है? तो यह होगा कि जितना पावर इस पे लिखा है वही पावर आपको डिलीवर करेगा वो डिवाइस, यानी ये आपको उतना ही डिलीवर करेगा कौन? जो भी आपका डिवाइस है। मतलब समझो मैं कह रहा हूं, जितना वोल्टेज लिखा है उतना ही वोल्टेज तुमने उसको सप्लाई कर दिया, तो क्या होगा पता है? उस बल्ब से उतना ही पावर आपको मिलेगा जितना पावर उस पे पहले से।
लिखा हुआ है। एक कंडीशन ये बना। दूसरा कंडीशन क्या होगा पता है? रेटेड वोल्टेज जितना है आपने सप्लाई कर दिया उससे ज्यादा। लिखा कितना था? 220 और आपने दिया भी 220, तो बल्ब से आपको कितनी रोशनी मिली? 100 वाट के बराबर। लेकिन अगर लिखा था 220 और आपने दे दिया 240, अब तो बल्ब खुश हो जाएगा कि हमको ज्यादा एनर्जी मिला। तो जब आप इसको लिखे हुए से ज्यादा दे देंगे, इसका मतलब यह हुआ कि अब ये बल्ब यह सह नहीं पाएगा, और जब सही नहीं, ये सह ही नहीं पाएगा, तो बताओ क्या ये बल्ब फ्यूज कर जाएगा? और बल्ब फ्यूज कर जाएगा तो आपको कितना पावर डिलीवर करेगा? फ्यूज होने के बाद कितना रोशनी देगा? यानी इस स्थिति में डिलीवर पावर हो जाएगा कितना? 0। नीचे एक लाइन लिखो पहले, तो लिखेगा मीनिंग ऑफ रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड पावर। मीनिंग ऑफ रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड पावर। रेटेड वोल्टेज और रेटेड पावर का क्या मतलब होता है? पहला लिखिएगा, इफ रेटेड वोल्टेज इक्वल टू सप्लाइड वोल्टेज। पहला कंडीशन लिख लीजिए, इफ रेटेड वोल्टेज इक्वल टू सप्लाइड वोल्टेज। अगर आपका रेटेड वोल्टेज किसके बराबर है? सप्लाइड के, दोनों इक्वल है एग्जैक्टली। इफ रेटेड वोल्टेज इक्वल टू सप्लाइड वोल्टेज, देन पावर डिलीवर इक्वल टू रेटेड पावर। देन पावर डिलीवर इक्वल टू रेटेड पावर। जैसे मैंने लिखा है उसी तरीके से लिख लीजिए, देन पावर डिलीवर इक्वल टू रेटेड पावर। ये बस दिमाग में रखना है, ये कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई आपको लिखने के लिए नहीं कहेगा। वहां पूछेगा तो इस बात को समझिएगा आप। जितना वोल्टेज लिखा है उतना ही वोल्टेज सप्लाई किया, मतलब आपने उतना ही वोल्टेज दिया, तो आपका जो पावर है वो उतना ही मिलेगा जितना उस पर लिखा गया है। तो बताइए रेटेड पावर कितना है इसका? 100। अगर आप इसको 220 वोल्ट देंगे तो वो आपको कितना पावर देगा? 100। नंबर 2 लिखिएगा, इफ, लिखिए अगला, अगर आपने सप्लाई ज्यादा कर दिया तो क्या होगा? आपने सप्लाई ज्यादा कर दिया, जरूरत जितना उस पर लिखा उससे ज्यादा सप्लाई कर दिए, तो अच्छी बात नहीं है, ये वो जल जाएगा। तो अगला लिखेगा, इफ सप्लाइड वोल्टेज इज ग्रेटर देन रेटेड वोल्टेज। इफ सप्लाइड वोल्टेज इज ग्रेटर देन रेटेड वोल्टेज, आपने रेटेड से ज्यादा सप्लाई कर दिया। इफ सप्लाइड वोल्टेज इज ग्रेटर देन रेटेड वोल्टेज, देन पावर डिलीवर 0। ऑब्जेक्टिव में ऐसे देगा तो आप देख लीजिएगा, जैसे आपको क्वेश्चन देगा एक 220 वोल्ट का बैटरी था, 500 वोल्ट से जोड़ दिए, तो समझ जाना कि पावर कितना? 0, बल्ब जल जाएगा। और तीसरा लिख लीजिए। अच्छा, तीसरा कंडीशन क्या होगा? जब कम देंगे तब क्या होगा? कम वोल्टेज देंगे तो पावर भी कम मिलेगा। आप देखें बल्ब को अगर कम वोल्टेज देते हैं तो डिम रहता है, अगर जितना लिखा है उतना देते हैं तो पूरा लाइट के साथ जलता है, और अगर उससे भी अधिक आपने दे दिया जितना लिखा है तो फ्यूज ही हो जाता है। नेक्स्ट लिख लीजिए तीसरा, इफ सप्लाइड वोल्टेज इज स्मॉलर देन रेटेड वोल्टेज। इफ सप्लाइड वोल्टेज इज स्मॉलर देन रेटेड वोल्टेज। इफ सप्लाइड वोल्टेज इज स्मॉलर देन रेटेड वोल्टेज, तो क्या होगा बताइए? तो पावर डिलीवर क्या हो जाएगा? पावर डिलीवर विल बी स्मॉलर देन रेटेड पावर। पावर डिलीवर विल बी स्मॉलर देन रेटेड पावर। तो आपको ये ध्यान देना है। अच्छा ये बताओ, इन पावर और वोल्टेज के दौरान कौन सा चीज है जो कभी नहीं बदलेगा? रेसिस्टेंस। एक बल्ब का, एक डिवाइस का रेसिस्टेंस वोल्टेज पावर बढ़ाने घटाने से बदलता? लिख लीजिएगा नोट करके, रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। रेसिस्टेंस को वोल्टेज पावर से कोई लेना देना नहीं है। रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, so that it does not depend on
सप्लाइड, इट डज नॉट डिपेंड ऑन सप्लाइड वोल्टेज, सप्लाइड वोल्टेज और पावर डिलीवर, और पावर डिलीवर। सप्लाइड वोल्टेज और पावर डिलीवर से इसको कोई मतलब, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, बनाते वक्त जितना रेसिस्टेंस था हमेशा उतना ही रहेगा। और बनाते वक्त कैसे पता करेंगे? रेटेड को देख के। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए तो, लिखिए तो, पहला क्वेश्चन लिखो। अ बल्ब रेटेड एज, फटाफट लिख लीजिए ना, अ बल्ब रेटेड एज 100 वाट 220 वोल्ट, अ बल्ब रेटेड एज 100 वाट 220 वोल्ट, देन फाइंड इट्स रेसिस्टेंस, देन फाइंड इट्स रेसिस्टेंस। ये जो आपको दिया है वो सप्लाइड है या रेटेड है? रेटेड। रेटेड कब डिसाइड होता है? जब आपका बल्ब बना था, यस और नो? रेटेड कभी चेंज क्या होता है? सप्लाइड और डिलीवर। तो उससे रेसिस्टेंस को कोई लेना देना, रेसिस्टेंस आपका इन दोनों के हेल्प से निकलेगा। तो बताइए फॉर्मूला क्या था पावर का, कैसे निकालेंगे सिखा देता हूं। P इक्वल टू VA स्क्वायर बाई R। हमें पावर और वोल्टेज पता है ना, तो बोलिए यहां पर R क्या होगा? VA स्क्वायर बाई, लेकिन यहां पर कौन सा वोल्टेज लेंगे? कोई भी ले लेंगे या रेटेड लेंगे? याद रखिएगा रेटेड वोल्टेज लेना है और रेटेड पावर लेना है। क्वेश्चन में कई बार 2-2, 3-3 वोल्टेज आपको दे देगा, कंफ्यूज मत करना। रेटेड जो लिखा रहेगा वही लेना। रेटेड वोल्टेज कितना? 220, 220 इंटू 220 अपॉन पावर कितना है? 100। ये कैंसल, कितना आ गया? 484। याद रखिएगा रेसिस्टेंस का क्वेश्चन जब भी देगा आप रेटेड वोल्टेज और रेटेड पावर के हेल्प से निकालोगे। यस और नो? एक और लिखिए, लिखो लिखो फटाफट लिखिए। अ बल्ब रेटेड एज, ये लिख लीजिए पहले आप। याद रखिएगा रेसिस्टेंस हम रेटेड से निकालेंगे क्योंकि जिस समय आपका बल्ब बना होगा उसी समय उस पर रेटेड किया गया होगा और वही मटेरियल उसकी रेसिस्टेंस को बताएगा। लिखिए अ बल्ब रेटेड एज 100 वाट 200 वोल्ट, अ बल्ब rated as 100 watt 200 volt is connected through 100 volt battery, is connected through 100 volt battery, then find power deliver, then find power deliver and resistance। एक बल्ब है, उसको बैटरी से जोड़ दिया, कितना पावर देगा ये बल्ब वो बताओ। अब बताओ कितना वोल्ट का बैटरी सप्लाई हुआ? कितना वोल्ट का बैटरी सप्लाई हुआ? 100, और इसको चाहिए था कितना? 200। तो मुझे बताओ इसका पावर 100 वाट आएगा या उससे कम? उससे कम। कितना आएगा वो निकालना है, निकालिए। सबसे, ओए जिसको नहीं पता सुनो, सबसे पहले आर निकालो। अब ये काम आप करिए, सबसे पहले बल्ब का रेसिस्टेंस निकालिए। कोई भी क्वेश्चन आएगा पहले आप रेसिस्टेंस निकाला करो। बताइए क्या हो जाएगा? VA स्क्वायर बाई P होगा। कौन सा वोल्टेज लोगे, 100 या 200? 200। रेटेड वही है, ये तो सप्लाई है, ये बैटरी का है, बैटरी का वोल्टेज नहीं लेना है, रेटेड लेना है। तो यहां हो जाएगा 200 इंटू 200। इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि किसी बच्चे को अगर डाउट हो तो गड़बड़ ना हो। बैटरी का वोल्टेज नहीं लेते हैं, बैटरी पे डिपेंड नहीं करता है, बल्ब जो बना था उस पर डिपेंड करेगा। बताइए इसका पावर 100 कितना आ गया? 400 ओम। हाँ अब क्या पूछा? पावर। सुनो अब, पावर, बल्ब को पावर कौन देगा, रेटेड या बैटरी? सेंस लगाओ। बल्ब ग्लो करता है अपने रेटेड की वजह से या अपने बैटरी के कनेक्शन की वजह से? तो यहां पे P हो जाएगा क्या? VA स्क्वायर बाई R। अब हमें देखना है कि बल्ब में कितना पावर है, तो उसके लिए हम बैटरी का वोल्टेज लेंगे। कितना है? यहां बच्चा बहुत कंफ्यूज करता है कि सर एक बार ये ले लिए एक बार ये ले लिए।
जब आपको रेसिस्टेंस निकालना है तो रेटेड लीजिए, और बल्ब में कितनी पावर है वो निकालना है तो बैटरी के एनर्जी से देखिए ये कितना हो जाएगा, 100 इंटू 100 अपॉन रेसिस्टेंस 400। अब सुनना, आप सबसे एक क्वेश्चन आएगा तो आप कितना टिक करके आओगे, मैं अभी बता देता हूं भविष्यवाणी। तुम क्या सोचेगा पता है, 200 वोल्ट था तो 100, तो 100 वोल्ट है तो 50। अब पहला ऑप्शन रहेगा 50, 50, 25, 100 ऐसे रहता है, समझ रहे हो। तुम सोचेगा 200 में 100 तो 100 वोल्ट में 50 वाट, लेकिन ऐसी बात, सामने देख लो आंसर, तो आप ऐसे निकालना, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। खैर एक मिनट सुनो, एक मिनट, पावर से क्वेश्चन आए, एक और मेरा सुन लो भविष्यवाणी, पावर से क्या है क्वेश्चन, घर आके पढ़ लेना, 25 वाट टिक करके आना, आएगा तो वही क्वेश्चन आएगा कंफर्म, नहीं आया तो अलग बात है। अगर इलेक्ट्रिक करंट से क्वेश्चन आ रहा है और पावर से पूछा है तो आंसर, क्वेश्चन बाद में पढ़ लेंगे गारंटी, तो एकदम फेमस है ये, मजाक नहीं कर रहा हूं सीरियसली, क्योंकि सॉल्व तो वैसे भी तुमसे होना, तो 25 मार लो, कौन सा नेगेटिव मार्किंग है, छोड़ने से बेटर है। आप समझ रहे हो, चलो सुनेगा फिर से कुछ, आंसर वही आएगा।